बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम 9th क्लास की मैथ का पहला यूनिट जिसका नाम मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स है उसको स्टार्ट करेंगे। और आप जैसा कि जानते हैं कि इससे पहले हमने 2 लेक्चर में इस यूनिट की डेफिनेशन के मुतल्लिक बात की। इस यूनिट की डेफिनेशन को मुकम्मल पढ़ा, समझा। अब हम इसकी एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 शुरू करने से पहले अगर किसी स्टूडेंट ने तारीफ़ों वाले लेक्चर नहीं देखे, नहीं सुने, तो वो लाजमी उन लेक्चर्स को सुने, उन लेक्चर्स को देखें ताकि उनकी एक्सरसाइज अच्छे तरीके से हल हो जाए। पहला क्वेश्चन है फाइंड द ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग मैट्रिसेस। के नीचे दिए हुए कालमों का मर्तबा मालूम कीजिए। मर्तबा हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि किसी भी कालब का मर्तबा मालूम करने के लिए उस कालब की कतारों और कालमों के मुतल्लिक जानना ज़रूरी होता है। जब उस कालब की कतारों और कालमों के मुतल्लिक हम जानते हैं तो हम उसका मर्तबा आसानी से निकाल सकते हैं। तो पहला कालब हमारे पास मौजूद है। पहला कालब ए है और इसमें देखा जाए तो कतारों की तादाद 2 है। पहली कतार 2 और 3 की सूरत में और दूसरी कतार -5 और 6 की सूरत में हमारे पास मौजूद है। इसी तरह पहला कालम 2 और -5 की सूरत में मौजूद है, जबकि दूसरा कालम 3 और 6 की सूरत में मौजूद है। पहली कतार 2 और 3, दूसरी कतार -5 और 6, जबकि पहला कालम 2 और -5, दूसरा कालम 3 और 6 की सूरत में मौजूद है। तो लिहाजा इस कालम में 2 कतारें और 2 ही कालम मौजूद हैं। तो किसी कालम का मर्तबा लिखने के लिए पहले उस कालम की कतारों को लिखा जाता है जिसको m से ज़ाहिर करते हैं, फिर उस कालम की कालमों को लिखा जाता है जिसको n से ज़ाहिर करते हैं। तो लिहाजा इसमें 2 कतारें हैं और 2 कालम हैं, तो इसका मर्तबा होगा 2/2। अगला कालम है कालम बी। इसमें 2 कतारें हैं। पहली कतार 2 और 0 की सूरत में, दूसरी कतार 3 और 5 की सूरत में मौजूद है, जबकि 2 ही कालम, पहला कालम 2 और 3 की सूरत में, जबकि दूसरा कालम 0 और 5 की सूरत में मौजूद है। तो 2 कतारें हैं और 2 ही कालम, लिहाजा इसका भी मर्तबा 2/2 होगा। तीसरा कालम सी है और इस कालम में कतारों की तादाद सिर्फ 1 है जो कि 2 और 4 की सूरत में है, लेकिन कालमों की तादाद 2 है। पहला कालम 2 और दूसरा कालम 4 की सूरत में हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। कतारों की तादाद जो होती है वो आमतौर पर कतार हम किसी भी कालम में उफ़क़ी लाइन को, हॉरिज़ॉन्टल लाइन को, और जो अमूदी लाइन होती है, वर्टिकल लाइन, उसको हम कालम बोलते हैं। तो इस कालम में 1 कतार और 2 कालम हैं, तो लिहाजा इसका जो मर्तबा होगा, पहले कतार लिखते हैं फिर कालम लिखते हैं, तो 1/2 की सूरत में इसका मर्तबा होगा। इसी तरह अगला कालम हमारे पास मौजूद है कालम डी। इसमें देखा जाए तो एक ही कालम है लेकिन कतारें 3 हैं। पहली कतार 4, दूसरी कतार 0 और तीसरी कतार 6 की सूरत में मौजूद है, जबकि एक कालम 4, 0 और 6 की सूरत में हमारे पास मौजूद है। तो इसमें 3 कतारें और 1 कालम है। तो पहले कतारों की तादाद और फिर कालमों की तादाद लिखने से हमारे पास जो हासिल होगा वो होगा 3/1। 3/1 इसका मर्तबा होगा। अगला कालम हमारे पास मौजूद है। इसमें पहली कतार ए और डी है, दूसरी कतार बी और ई की सूरत में है, जबकि तीसरी कतार सी और एफ की सूरत में मौजूद है। तो इसमें 3 कतारें हैं, जबकि कालमों की तादाद 2 है। पहला कालम ए और बी
ए, बी और सी की सूरत में है, जबकि दूसरा कॉलम डी, ई और एफ की सूरत में मौजूद है। तो लिहाजा इस कॉलम के अंदर 3 कतारें और 2 कॉलम हैं, तो हम इसका मरतबा लिख सकते हैं 3/2। 3/2। इससे आगे अगला सवाल हम करते हैं। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल के नीचे दिए गए जो कॉलम हैं उनमें से कौन कौन से कॉलम बराबर हैं। तो कौन कौन से नीचे कॉलम दिए गए हैं पहले वो देखते हैं। हमारे पास यहाँ पर मुख्तलिफ कॉलम दिए गए हैं, तो इनके दरमियान हमने देखना है कि इनमें आपस में कौन कौन से कॉलम जो हैं वो बराबर हैं। तो लिहाजा देखते हैं कि कौन कौन से बराबर हैं। तो पहले हम देखेंगे ए कॉलम को। ए कॉलम के साथ जो मैच हो रहा है वो है सी कॉलम। देखें ए कॉलम ए में जो एंट्री है वो ए की है। कॉलम जो सी है इसमें 2 वैसे इनसे लिखे हुए हैं, लेकिन वो 5 और -2 की सूरत में है। तो लिहाजा जब अलामत सेंटर में आ जाए इस तरह, तो हम उसको फिर 2 नहीं 1 ही मानते हैं। तो 5 में से अगर 2 निकाल दिए जाएं तो बाकी जो हासिल रहता है वो 3 है। तो ए कॉलम में भी हमारे पास 3 ही मौजूद है। तो दोनों कॉलमों में देखा जाए तो एक एक कॉलम और एक एक कतार है। लिहाजा हम कह सकते हैं कि ये दोनों कॉलम जो हैं वो एक दूसरे के बराबर हैं। तो हम इसे लिखेंगे ए बराबर सी। ठीक है, तो पहले में 3 लिखा हुआ है, तो दूसरे सी में 5 में से जब 2 माइनस होंगे तो वो भी 3 ही बन जाएगा। लिहाजा हम कह सकते हैं कि ए बराबर है सी के। इसी तरह आगे हम बात करेंगे बी और आई मैट्रिक्स की। तो बी और आई में देखते हैं। पहला बी में 3 और 5 की सूरत में एक लाइन है, एक कतार हमारे पास मौजूद है। तो पहला जो एंट्री है, पहली हमारे पास जो एंट्री है वो 3 है और दूसरी 5 है। जबकि आई को देखें तो पहली एंट्री 3 है जो कि बी में भी 3 है, और इसी तरह दूसरी एंट्री 3 + 2 है। 3 + 2 का मतलब 5। 3 में जब 2 और जमा करेंगे तो वो कितना बन जाएगा, 5 बन जाएगा। जबकि बी में हमारे पास जो एंट्री है दूसरी वो भी 5 ही है। तो लिहाजा हमारे पास एंट्रीज यहाँ पर सेम है। और देखा जाए तो पहले बी में भी एक कतार है और आई में भी एक ही कतार है। इसी तरह बी में 2 कॉलम हैं और आई में भी 2 कॉलम हैं। लिहाजा यहाँ पर दोनों कंडीशनें पूरी होती हैं, एंट्रीज वाली और ऑर्डर वाली। तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि बी बराबर है आई के। इसी तरह आगे हम देखेंगे ई और एच को। तो ई हमारे पास जो है यहाँ पर ऊपर हम देखें तो ई में लिखा हुआ है कि 2 इसमें कतारें हैं और 2 ही कॉलम हैं। पहली कतार 4 और 0 है, जबकि दूसरी कतार 6 और 2 है। इसी तरह दूसरी जो चीज़ हमने देखनी है वो एच। ई के साथ एच में से हो रहा है। तो एच में देखा जाए तो हमारे पास पहली जो कतार है उसमें 4 और 0 लिखा हुआ है। ई में भी 4 और 0 था, जबकि एच में भी 4 और 0 ही मौजूद है। इसी तरह ई में हमारे पास दूसरी कतार में 6 और 2 था। इसी तरह एच में भी 6 और 2 है। तो लिहाजा एंट्रीज जो हैं वो एक जैसी ही हैं। और इसमें ई में 2 कतारें और 2 कॉलम हैं, इसमें भी 2 कतारें और 2 कॉलम हैं। तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि ई बराबर है एच के। तो ई बराबर एच के है। इसी तरह एक और कॉलम है जो इन्हीं 2 ई और एच जैसा ही है, ई और एच जैसा ही है, वो है जे कॉलम। तो जे में देखा जाए तो पहली एंट्री जो है वो 2 जमा 2 है। 2 जमा 2 का मतलब भी 4 ही होता है। 2 जमा 2 इसका मतलब भी 4 ही होता है। इसी तरह दूसरी एंट्री है 2 - 2। 2 - 2 का मतलब है 0। तो हमारे पास पीछे ई और एच दोनों में दूसरी एंट्री जो है वो 0 0 के बराबर है। इसी तरह जे में जो नीचे दूसरी कतार में जो पहली एंट्री है वो है 2 + 4। 2 + 4 = होता है 6 के। तो 6 आएगा। तो हमारे पास जो एच और ई में दूसरी कतार की पहली एंट्री है वो भी 6 6 ही है। लिहाजा यहाँ पर भी बराबर हैं। इसी तरह जे में हमारे पास जो पहली दूसरी कतार की दूसरी एंट्री है वो है 2 + 0।
2 + 0 का मतलब है कि 2 ही बनेगा ये, तो H और E में भी हमारे पास जो एंट्रीज हैं वो 2 2 ही हैं। तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि E बराबर H के है और H बराबर J के है। ये तीनों मैट्रिसेस आपस में बराबर हैं, तो हम लिखेंगे E बराबर H बराबर J, तीनों का हम बराबर लिख देंगे। इसी तरह आगे हम बात करेंगे F और G की। F में देखें तो 2 और 6 है, 2 और 6 एक कॉलम है, 2 कतारें हैं, तो 2 एंट्रीज मौजूद है यहाँ पर 2 और 6 की सूरत में। जबकि G में अगर हम देखें तो G भी इसके साथ ही है, उसमें पहली जो कतार है उसमें लिखा हुआ 3 - 1। 3 - 1 का मतलब होता है 2, तो यहाँ पर F में भी 2 है पहली एंट्री और इधर भी 2 ही बनेगा। इसी तरह 3 + 3 का मतलब होता है 6, तो इधर भी 6 है और ये भी 6 बनेगा, तो लिहाजा हम इनको यहाँ पर लिख लेंगे नीचे। तो 2 3 - 1 मतलब 2 बराबर हो जाएंगे। इसी तरह 6 3 + 3 6 ये भी बराबर हो जाएंगे, तो हम लिखेंगे F = G, F = G। तो इस तरह हमने देखा कि कौन कौन से कॉलम जो थे वो आपस में बराबर हैं, तो हमने उनको हल किया। अब हमारे पास जो कॉलम बराबर नहीं है वो यहाँ पर है D ऐसा कॉलम था जो किसी भी और कॉलम के बराबर नहीं था, तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। इस एक्सरसाइज का आखिरी सवाल है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ A, B, C एंड D विच सेटिस्फाइज द मैट्रिक इक्वेशन के A, B और C की और D की कीमत मालूम कीजिए जो कि मैट्रिक्स की जो इक्वेशन है उनको सेटिस्फाई कर सके। तो इक्वेशन हमारे पास कौन कौन सी हैं, तो ये हमारे पास 2 मैट्रिसेस हैं जो आपस में इक्वल हैं, तो हम लिखेंगे देखेंगे कि जो पहला मैट्रिक्स मौजूद है लेफ्ट हैंड साइड पर, उसमें पहली जो एंट्री है वो A + C है, A + C उसकी पहली एंट्री है, और बराबर में जो राइट हैंड साइड पर जो हमारे पास कॉलम है उसकी पहली एंट्री 0 है, तो हम लिखेंगे A + C = 0। तो इसका जो सोल्यूशन हम शुरू करेंगे तो A + C = आएगा हमारे पास 0, इसे हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे। इसी तरह दूसरी एंट्री जो लेफ्ट हैंड साइड पर जो कॉलम है उसमें A + 2B, A + 2B, और राइट हैंड साइड पर जो कॉलम है उसमें है -7, तो हम लिखेंगे A + 2B = -7, A + 2B = -7। तो ये हमारे पास दूसरी मसावात बन जाएगी। इस तरह लेफ्ट हैंड साइड जो है कॉलम, उसकी अगर हम दूसरी रो को देखें तो दूसरी रो में जो पहली एंट्री है वह C - 1 के इक्वल, C - 1 है, और जब राइट हैंड साइड पर जाएंगे तो नीचे जो दूसरी कतार है उसमें जो पहली एंट्री है वह है 3, तो हम लिखेंगे C - 1 = 3। ये हमारे पास तीसरी इक्वेशन बन जाएगी। इसी तरह आगे जो दूसरी लाइन में दूसरी एंट्री है वो है 4D - 6, 4D - 6, और बराबर में जो दूसरी एंट्री है वो है 2D, 4 - 6 बराबर आएगा 2D के, तो इसे हम इक्वेशन नंबर 4 बना देंगे, 4D - 6 = 2D। तो इस तरह हमारे पास 4 इक्वेशन आ गई हैं, तो इन इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे और इनसे हम हासिल करेंगे A, B, C और D की वैल्यूज़। देखिए, हल करने से पहले चीज़ों को देखना, A हमारे पास जो है, जो पहली हमारे पास इक्वेशन है उसमें लिखा हुआ है A + C, तो यहाँ पर हमारे पास 2 ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है, लेकिन हमारे पास तो अभी एक की वैल्यू फाइंड भी नहीं हुई। तो किसी भी की भी वैल्यू फाइंड करने से पहले ज़रूरी है कि उसके साथ जो बाकी हों उनकी कम से कम वैल्यू फाइंड हो तो हम पुट करके निकाल सकें। यहाँ पर फ़र्ज़ करें हमारे पास अगर C की वैल्यू होती तो मैं C की वैल्यू यहाँ पर पुट करता तो A की निकल आती, या A की वैल्यू होती तो मैं A की पुट करता तो C की निकल आती, लेकिन यहाँ पर हमारे पास तो अभी किसी की वैल्यू मौजूद ही नहीं है, तो लिहाजा हम इस इक्वेशन को हल अभी नहीं कर सकते।
यही मसला हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 में है, यहाँ पर ए और बी है, तो लिहाजा इसको भी हम हल नहीं कर सकते। तो हम जो स्टार्ट करेंगे वो इक्वेशन नंबर 3 से करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 3 में हमारे पास सी अकेला है, तो इसकी कीमत मालूम करना इजी है बनिस्बत इक्वेशन नंबर 1 में मौजूद और इक्वेशन नंबर 2 में मौजूद जो है वेरिएबल्स हैं उनकी निस्बत इसकी जो वैल्यू है वो फाइंड करना इजी है। तो लिहाजा हम पहले स्टार्ट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 से। तो नीचे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। जो इक्वेशन नंबर 3 है वह है सी माइनस 1 इज इक्वल टू 3। ऊपर से हमने इक्वेशन उठाई और ये नीचे लिखी सी माइनस 1 इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पर सी अकेले की कीमत मालूम करनी है, तो ये जो -1 है इसको हम जब दूसरी साइड पर ले जाएंगे इक्वल के तो ये प्लस का हो जाएगा। माइनस जब दूसरी साइड पर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। देखें यहाँ पर कि पहले 3 था, अब माइनस दूसरी साइड पर आया तो ये प्लस का हो गया। तो 3 और 1 4 होते हैं, तो सी की कीमत जो है वो कितनी आ जाएगी 4। लिहाजा सी की कीमत जो है वो 4 के बराबर है। अब हम इसी तरह इक्वेशन नंबर 4 को देखेंगे। इक्वेशन नंबर 4 जो है इसमें लिखा हुआ है 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2d। 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2d। तो हम ये जो d वाले हैं इनको इकट्ठा करेंगे और बाकी जो हैं उनको दूसरी साइड पे भेजेंगे। तो अगले स्टेप में हमने क्या करना है कि 4d माइनस 6 जो है इधर माइनस का है, जब ये बराबर की दूसरी साइड पर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। और इसी तरह 2d इधर जो है वो प्लस का है, तो इस साइड पर जब आएगा बराबर के लेफ्ट हैंड साइड पर तो वो माइनस का हो जाएगा। तो ये हमारे पास कि 4d जब 2 इधर आया तो माइनस का हो गया और 6 दूसरी साइड पर जाकर प्लस का हो गया। अब 4d में से माइनस हो रहा है 2d, तो 4 में से जब 2 निकालेंगे तो बाकी 2 रह जाएगा, मतलब कि 2d और बाकी दूसरी साइड पर 6 मौजूद होगा। इसी तरह अब 2 जो है वो d से मल्टीप्लाई हो रहा है लेफ्ट हैंड साइड पर। जब ये राइट हैंड साइड पर 2 जाएगा तो मल्टीप्लाई का उल्ट डिवाइड में तब्दील हो जाएगा। तो d इज इक्वल टू लिखा जाएगा 6/2। 2 दूसरी साइड पर जाकर तकसीम हो जाएगा। तो जब हम 6 को 2 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है 3 के बराबर। तो d की यहाँ पर जो वैल्यू हमारे पास मौजूद है वो है 3। तो 2 वैल्यूज़ हमने फाइंड कर ली, एक d की 3 और इसी तरह पहले हमने की थी c की 4। अब हमारे पास 2 वैल्यूज़ फाइंड हो गई हैं। अब हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 को कर सकते हैं, पहले की निस्बत अब वो इजी हो चुकी हैं हमारे लिए। तो हम देखते हैं इक्वेशन नंबर 1 को। इक्वेशन नंबर 1 में था a प्लस सी इज इक्वल टू 0। जैसा कि हमें पता है कि हमारे पास c की वैल्यू आ चुकी है, c इज इक्वल टू 4 है। तो हम क्या करेंगे, c की वैल्यू जो 4 है इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में c की जगह पर पुट कर लेंगे। c की जगह पर हम लिखेंगे 4। ये 4 जो है इस साइड पे लेफ्ट हैंड साइड पे प्लस का है, जब ये राइट हैंड साइड पर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। तो 4 दूसरी साइड पर जब गया तो माइनस का हो गया, लिहाजा a की जो वैल्यू यहाँ पर वो आई -4। a इज इक्वल टू -4। आगे हमारे पास आखिरी इक्वेशन बच जाती है फिर नंबर 2। तो नंबर 2 में हमारे पास देखें a और b है, तो हम उसे लिखेंगे नीचे a प्लस 2b इज इक्वल टू -7। तो यहाँ पर आखिरी जो कीमत हमारे पास रह गई है वो b की रह गई है। तो हम इस इक्वेशन की मदद से b की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास a की b की अगर वैल्यू हमने फाइंड करनी है तो a की वैल्यू हम दर्ज करेंगे, यहाँ पे इस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो a की कीमत हमारे पास ऊपर हमने मालूम की थी, a इज इक्वल टू है -4। तो इस a की जगह पर हम लिखेंगे -4। a की जगह पर लिखा -4, बाकी 2b जो है वो सेम है और इज इक्वल टू -7 भी सेम है। तो हमारे पास ये कीमत जो है ये हमने a की कीमत लगाई है -4। अब -4 लेफ्ट हैंड साइड पे इक्वल के माइनस का है, जब ये दूसरी साइड पर जाएगा 4 तो ये प्लस का हो जाएगा। तो बराबर की जब राइट हैंड साइड पर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा और इधर अकेला 2b बच जाएगा। तो 2b इधर अकेला है और -7 पहले लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पर था,
अब भी ये राइट हैंड साइड पर है, लेकिन जो -4 है ये पहले लेफ़्ट पे था, जब ये इक्वल की राइट पे गया है तो ये माइनस की बजाय अब प्लस का हो चुका है। और यहाँ पर देखें माइनस 7 के साथ जो है 7 के साथ वो माइनस है, और 4 के साथ जो है प्लस है। तो माइनस और प्लस हमें पता है कि वो माइनस ही होता है, माइनस और प्लस माइनस होता है, तो लिहाजा हम इसको माइनस करेंगे। 7 में से जब 4 निकालेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 3 आएगा। 7 में से 4 निकले तो यहाँ पर हमारे पास जो आंसर है वो 3 के इक्वल है। तो लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास 2b जो कि ऊपर भी था अब नीचे भी सेम आएगा, और राइट हैंड पर 7 में से जब 4 निकला तो 3 रह गया। अब यहाँ पर अलामत जो है माइनस की लगाई गई है। उसकी वजह ये है कि जब हम प्लस या माइनस करते हैं तो अलामत वो इस्तेमाल करते हैं, साइन वो इस्तेमाल करते हैं जो बड़ी वैल्यू के साथ लगी होगी। तो यहाँ पर हमारे पास 2 वैल्यूज़ थी जिनको हमने माइनस किया, वो थी 7 और 4। तो इनमें 7 बड़ा था तो इसके साथ जो अलामत थी वो माइनस की थी, लिहाजा नीचे 3 के साथ भी माइनस ही आएगा। तो एक साइड पे अब लेफ्ट हैंड साइड पे 2b और राइट पे है -3। 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब दूसरी साइड पे जाएगा तो ये डिवाइड होगा। दूसरी साइड पे गया तो ये -3 से डिवाइड हुआ, जब डिवाइड हुआ तो इसका जो हासिल हुआ वो है 1.5। 3 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो वह आएगा 1.5, और ये साथ में ये माइनस लगाई जाएगी क्योंकि ये माइनस साथ चल रही है, तो इसको भी साथ लगाया जाएगा। तो लिहाजा हमारे पास b की वैल्यू भी आ गई है -1.5। तो इस तरह हमारे पास चारों वैल्यूज जो हैं वो मालूम हो चुकी हैं। तो हम उनको एक दफ़ा सबको इकट्ठा नीचे लिखते हैं। a इज़ इक्वल टू -4 जो कि यहाँ पर फाइंड की थी हमने यहाँ पर। इसी तरह b इज़ इक्वल टू -1.5 जो कि एंड पर हमने फाइंड की है। इसी तरह c इज़ इक्वल टू 4 है जो हमने पहले इक्वेशन नंबर 3 से हासिल की थी, और d हमने इक्वेशन नंबर 2 से हासिल की थी। लिहाजा ये चारों वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद हैं। तो इस तरह आज एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हुई है। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। 1.1 के बाद 1.2 एक्सरसाइज शुरू करेंगे।